नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मेटल और नॉन मेटल के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, और ये पार्ट जो है इस चैप्टर का आखिरी अध्याय है। ठीक है, यानी कि आखिरी भाग है। तो बच्चों आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि अधातुएं, आ जाओ जी इधर। कह रहा है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुएं जो है सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होती है? आपको बताना है कि अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होगा? सल्फर, हीरा, फास्फोरस की ग्रेफाइट। आपको बताना है कि कौन ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी सुचालक होता है, यानी अपवाद स्वरूप कौन होता है? जवाब दीजिए इसका। तो बच्चों इसका आंसर होगा, आपका जवाब भी आ गया होगा, ग्रेफाइट होगा। वीडियो को बाबू शेयर करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप सभी से नम्र निवेदन है बच्चों। आइए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? बच्चों क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो बच्चों उस ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लोहा। तो बच्चों जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? ऐसे आंसर पे हम टिक कर दिए लोहा। लोहा जो है ना सिर्फ भाप से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है बच्चों? भाप से अभिक्रिया करता है। और भाप से अभिक्रिया करता है तो बनाता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है बच्चों। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बेहद ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर इसको बैलेंस करें तो इधर 3 हो जाएगा, 4 4 इधर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4, तो ऑक्सीजन भी इधर हो गया 4। बैलेंस है जी, ऑप्शन हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा जो है सिर्फ भाप से अभिक्रिया करता है, स्टीम से अभिक्रिया करता है, ना ही गर्म जल से और ना ही ठंडा जल से अभिक्रिया करता है बच्चों, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं कीजिए इसको, धातुओं के तार बनाए जाते हैं? कह रहा है कि धातु में कौन सा ऐसा गुण होता है जिससे तार बनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आघात वर्धनीयता यानी आघात वर्धता, उष्मीय चालकता, तन्यता की कठोरता। बताइए धातु में किस कारण से उसमें तार बनाने की गुण पाया जाता है? बच्चों जवाब दिया जाए इसका कि किस कारण से धातुओं में तार बनाने का गुण पाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी होगा। ठीक है, उष्मीय चालकता, हीट कंडक्टिविटी नहीं होगा, मेलाबिलिटी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये हार्डनेस भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? तान्यता होगा। ठीक है, यानी कि डक्टिलिटी होगा। आंसर सी, आंसर सही होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? अभी आपको बताए थे बच्चों कि लोहा ना ठंडा जल से अभिक्रिया करता है ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन जब लोहा को भाप से अभिक्रिया कराया जाता है, भाप बोले तो भाप का भी फॉर्मूला H2O होता है, क्योंकि जल का ही एक रूप होता है। तो जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा बच्चों Fe3O4 प्लस H2। अगर बैलेंस करना हो तो करेंगे क्या बच्चों? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देंगे 3, यहाँ पे देंगे 4 और यहाँ पे देंगे 4, और ये बैलेंस हो जाएगा बच्चों। तो क्या बनता है जी? Fe3O4। कोई पूछे आपसे कि Fe3O4 का नाम क्या होता है, तो आप नाम बताइएगा बच्चों, मैग्नेटाइट। क्या नाम होगा बच्चों? मैग्नेटाइट जो है इसका नाम होगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? Fe3O4 यानी कि बी हो जाएगा आंसर, और आंसर बी ही सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यानी आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त माने होता है स्वतंत्र। ठीक है ना, कैल्शियम, कॉपर, जिंक की सोना। बताइए बच्चों कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है बच्चों? तो बच्चों आप याद रखिएगा, कोई भी धातु स्वतंत्र अवस्था में तब पाई जाती है जब वो निष्क्रिय होती है, जैसे कि सोना, चांदी और ये प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन में आपका आंसर होगा डी, सोना जो है मुक्त अवस्था में
पाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित क्लोराइड से विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसके द्रवित क्लोराइड के विद्युत अपघटन कराने पर धातु प्राप्त की जाती है। ऑप्शन क्या है, लोहा, कॉपर, कैल्शियम और जिंक। बच्चों आपको जवाब देना है कि किसी धातु के क्लोराइड अगर मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन का मतलब होता है द्रवित अवस्था में है, तो कह रहा है कि किस धातु के क्लोराइड को द्रवित अवस्था में जब उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो उसको प्राप्त किया जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, विद्युत अपघटन किसका किसका किया जाता है, क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का किया जाता है। ये दो चीजों का विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो ऑप्शन में सोडियम तो है नहीं, तो देखिए कैल्शियम होगा, वहीं आपका आंसर होगा। दोनों याद रखिएगा बच्चों, ये तो कई बार पूछा है और ये कंपटीशन में कई बार पूछा है कैल्शियम क्लोराइड वाला। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, इसके जगह पर सोडियम भी रहता तो वो भी सही हो जाता, उसका विद्युत अपघटन करने से बनता है बच्चों। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कराने से प्राप्त की जाती है। अब देखो जी, इसके पहले द्रवित क्लोराइड पूछा था और अब पूछा है द्रवित ऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि किस धातु का द्रवित ऑक्साइड का, देखिए बच्चों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु को उसके द्रवित ऑक्साइड से विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो अगर लोहा की बात करें तो ये तो हेमेटाइट होता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की बात करें तो Al2O3 होता है, मैग्नीशियम का MgO और AgO। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्न में कौन सी ऐसी धातु है जिसके द्रवित ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि किस ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है जी, तो धातु प्राप्त होता है, आपको बताना है ऑक्साइड का। तो बच्चों याद रखिए, देखिए ये हेमेटाइट है, हेमेटाइट का ना हेमेटाइट का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रक्रिया वात्य भट्ठी में होती है, तो ये प्रक्रिया तो होगी नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा चांदी वाला भी प्रक्रिया नहीं होगा, ये भी गलत है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, तो मैग्नीशियम में भी इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक किसमें होता है, एल्युमिनियम में। तो बच्चों आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, आपका बी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछा है कि किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आपका ऑप्शन है कोक, माने होता है कोयला, कोक का संकेत बच्चों याद रखिएगा, कोक का मतलब सी होता है। ठीक है, कोयला का शुद्ध रूप होता है। कैल्शियम का कि सोना का कि लोहा का कि चांदी का, बताइए जी क्या होगा। तभी आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि वात्य भट्ठी, आपको बताए थे जी कि लोहा का शुद्धिकरण जो होता है वात्य भट्ठी में कराया जाता है, उसमें होता क्या है कि हेमेटाइट के साथ कोक मिला करके डाला जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा लोहा। ठीक है, आंसर क्या होगा, लोहा होगा जी। ठीक है, चलो जी क्या होगा, लोहा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अधातु के ऑक्साइड उदासीन होती है। अधातु के ऑक्साइड कह रहा है, किसके ऑक्साइड कह रहा है जी, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। बच्चों पिछले वीडियो में आपको हम बताए भी थे कि धातु का ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, लेकिन इसमें बताना है कि अधातु के कौन ऑक्साइड होगा जो उदासीन होगा। तो याद रखिएगा जल, H2O, CO और NO2, याद रखिएगा बच्चों, ये तीन जो है धातु के ऑक्साइड जो है उदासीन होता है। तो आपसे पूछा है कौन होगा, तो SO2, ये तो अम्लीय होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बच्चों कौन होगा, CO होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होगा, यानी कि वही सही होगा, इसमें कोई स्वाद नहीं होगा बच्चों 59 में। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है।
कह रहा है कि कौन ऐसा धातु है जिसमें अत्यधिक ताप पर, कह रहा है कि कौन ऐसा मेटल है जो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, हाई टेम्परेचर पर, तब भी ये नॉट फॉर्म ऑक्साइड, नॉट फॉर्म ऑक्साइड। कह रहा है कि कौन ऐसा होगा धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा जाए उच्च ताप पर तो ऑक्साइड में नहीं बदलता है। चांदी, एल्युमिनियम, ये क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम और Hg। तो बच्चों देखो, अगर इससे अभिक्रिया कराए ना तो ये भी अभिक्रिया करके Hg2O2 बना लेगा, एल्युमिनियम से कराया अभिक्रिया तो Al2O3 बना लेगा, कॉपर से कराया तो Cu2O बना लेगा। लेकिन देखो जी, लेकिन गर्म अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए ना तो ये अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि चांदी आंसर हो जाएगा। आर्द्र वायु रहता तो अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन गर्म वायु से अभिक्रिया चांदी नहीं करता है। चांदी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करता है तो ऐसे बनाता है। Ag जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा Ag तो बनाएगा Ag2O, Ag2O बनाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए, नमी से अभिक्रिया करता है तब जाकर अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, गर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है जी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल कर बनाता है। कह रहा है कि सोडियम है, क्या लिख देते हैं, कह रहा है कि जिंक है, ठीक है, यहाँ पे इसको मेक कर लीजिएगा। कह रहा है कि जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाल रहा है, तो कह रहा है कि क्या बनेगा। बच्चों ये क्वेश्चन हमको लगता है 3 4 5 बार पढ़ा चुके हैं इसको, ठीक है, बहुत ही फेमस ही रिएक्शन है। कह रहा है कि क्या बनता है, तो देखिए जब भी धातुएं जब अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करती है तो साल्ट बनता है, तो बनता क्या है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है बच्चों, यानी कि ये साल्ट बनता है, लवण। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। नाम क्या होता है बच्चों, सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा कौन क्या बनता है आपको बताना है। ऑप्शन है H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 दोनों गैस की ZnO। तो बच्चों आंसर आपके सामने है, बताइए क्या होगा आंसर जी। तो हाइड्रोजन गैस होगा और साल्ट। ये बहुत फेमस है जी, कई बार पूछा है कि बताइए साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो Na2ZnO2 होगा, यानी कि सोडियम जिंकेट होगा बाबू मेरे, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ही सही होगा बच्चों। ये रिएक्शन बहुत ही खास है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि क्या होता है जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डाला जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा एक बार फिर से, क्या होता है जब जिंक के टुकड़ा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डाला जाता है। तो आंसर में लिखिएगा कि जब जिंक के टुकड़े को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला जाता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है जी, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है बच्चों। तो आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर साफ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जिंक नहीं है, जंक है, रस्ट, रस्ट लगता है। कह रहा है कि किसके कारण से लोहा में जंक लग जाता है, आपको बताना है। शुष्क ऑक्सीजन, आर्द्र वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ जल। वाह, क्वेश्चन तो बड़ा फेमस कर दिया है। देखिएगा, ये कह रहा है कि लोहे में किस कारण से जंक लगता है, ये आपको बताना है। तो देखिए लोहे में जंक कब लगता है, जब लोहे की वस्तुएं वायु, नमी या जल के संपर्क में आती है, जल के या जलवाष्प के संपर्क में आती है, तो वस्तुओं में क्या लग जाता है, तो जंक लग जाता है, और जंक लगना ही संक्षारण कहलाता है बच्चों। तो कह रहा है कि बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों देखो, शुष्क ऑक्सीजन का मतलब होता है जिसमें नमी नहीं होती, तो गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत हो जाएगा। अब कह रहा सिर्फ जल की आर्द्र वायु, तो अब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो ठीक है, ये दोनों के साथ ही जाएंगे, लेकिन कहता कि इनमें से एक चुनिए, तो हम लिखते हैं सिर्फ जल, ठीक है, सिर्फ काट देते सिर्फ, ये तो बिल्कुल गलत लगेगा, जल से, ठीक है। चलिए, नहीं तो इसमें दोनों आंसर आप सही कीजिएगा, दोनों ही सही करो, बी और सी गलती से लिख दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कितनी होती है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है जी। देखिए ये है, कोई मान लेते हैं कि कोई तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया,
एक इलेक्ट्रॉन लिया, अच्छा से और देखिए, देखिए जी ये कोई एलिमेंट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें एक चार्ज हो गया कितना, अच्छा मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे चार्ज हो गया Ne, ये हो गया ऋणायन, ऋणायन। समझिए जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन ऐसे हो जाएगा क्लोरीन -1। समझिएगा बच्चों, क्लोरीन पहले जब इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था तब परमाणु संख्या 17 था और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी थी, 17 थी। कितनी थी बच्चों, 17। देखिएगा बच्चों, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितनी थी, तो 17, परमाणु संख्या 17 तो इलेक्ट्रॉन भी 17। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो अब यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या तो 17 ही होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 17 था, एक ले लिया तो ये हो गया 18। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऋणायन में, यानी कि इसमें ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणु बने क्या, इसमें मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है, बराबर होती है, सॉरी कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है कि कोई नहीं, आपको बताना है कि क्या होगा। ऋणायन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा अपने मूल से अधिक होगा कि कम होगा, तो देखो ऋणायन में ज्यादा है और मूल में कम है, यानी कि ऋणायन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। ऋणायन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं ना हो रहा, देखिए मूल में कम हो रहा है, ऋणायन में क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है बच्चों। तो मिस हो गया यहाँ पे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताओ कि जो ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी मूल से क्या होगी, तो मूल से अधिक हो गया ना, इसमें 17 है तो इसमें कितना है, 18 है बच्चों। तो ऐसे आप लोग बनाएंगे। अगर धनायन का पूछता कि धनायन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल से क्या होती है, तो आप कम बताते, क्या बताते, कम, लेकिन ऋणायन में क्या बताइएगा, अधिक बताइएगा बच्चों। ये रहा आपका आंसर, यानी कि आंसर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। कह रहा है कि किसी तत्व को किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने से, यानी कोई परमाणु है और धनायन में परिवर्तित हो जा रही है, किसमें परिवर्तित हो रही है जी, धनायन में। किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने से तत्व की परमाणु संख्या पे क्या होगी, परमाणु संख्या पूछ रहा है, वृद्धि होगी, कमी होगी, अपरिवर्तित रहेगी, कोई नहीं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। कोई मेटल है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दिया तो माइनस, अच्छा Ne लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिया और दे करके क्या बना लिया, तो Ne बना लिया। अगर मान लेते हैं, अब एग्जांपल देख लो, सोडियम है और एक इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया जी, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन गया Na+ बन गया बच्चों, ठीक है। देखो जी यहाँ पे परमाणु संख्या 11, देखो जी आयन भी बन जाएगा ना, परमाणु संख्या वही रहती है। सोडियम आयन में कोई परमाणु संख्या पूछे तो आप सेम बताओगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 11, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 11 - 1, क्योंकि एक दे दिया है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, तत्व की परमाणु संख्या बताना है, क्या होगा। याद रखिएगा, चाहे धनायन से ऋणायन बने, सॉरी परमाणु चाहे धनायन बने या ऋणायन बने, परमाणु संख्या नहीं बदलता है, जेड हमेशा कांस्टेंट रहता है, जेड दोनों में कितना होगा, 11 होगा, ठीक है बच्चों। तो लिखिएगा अपरिवर्तित आंसर आपका होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो इलेक्ट्रॉन घट जाता जी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आपको बताना है कि किस धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जवाब है, ऑप्शन है आपके सामने, सोना, सोडियम, लोहा और तांबा। आपको बताना है बच्चों कि किस धातु पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, जवाब दीजिए बच्चों। याद रखिएगा बच्चों कि उस धातु पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो निष्क्रिय होता है। तो बच्चों आपका आंसर भी आ गया होगा, सोना होगा जी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने LiCl, BaSO4, Na3PO4 कि NaCl। बच्चों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है बच्चों, यानी कि नमक भी एक लवण है, यानी आंसर क्या होगा? NaCl इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आंसर में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के जलीय विलयन में द्वारा होता है? निम्नलिखित इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के जलीय विलयन से होगा आपको बताना है। इनमें से किस धातु का विस्थापन जो है उसके लवण के जलीय विलयन से होगा? ऑप्शन में है कैल्शियम Ca, सोडियम Na, तांबा Cu और पोटेशियम K। तो देखिएगा बच्चों इसमें से ना अगर सबसे क्रियाशील की बात करें तो सबसे क्रियाशील है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम और उसके बाद है कॉपर। तो देखिएगा आप जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि जो धातुएं कम क्रियाशील होती है वही धातु जो है अपने लवण के जलीय विलयन से विस्थापित होता है। तो बच्चों इसमें से देखो ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, और ये क्या है तो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। एक अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है। तो होगा क्या कि बच्चों अगर कॉपर सल्फेट का कोई विलयन होना तो उसमें अगर कोई धातु डाल दे, कैल्शियम ही डाल दे ना, कैल्शियम, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा और बना लेगा CaSO4 बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। कारण क्या है? क्योंकि कैल्शियम जो है अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। ठीक है, कैल्शियम भी कर देगा, सोडियम भी कर देगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी कर देगा बच्चों। तो किसको करेगा? तो तांबा को विस्थापित करेगा। तो आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक होता है? बच्चों आपको बताना है कि विद्युत का सुचालक निम्न में कौन सा होता है, जवाब देना है। इसका जवाब दीजिए बच्चों कि विद्युत का सुचालक कौन होता है। सल्फर होता है, प्लास्टिक होता है कि आयोडीन होता है कि ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक? देखिए ऑप्शन में सब धातु दिया है प्लास्टिक को छोड़कर, तो प्लास्टिक ऐसे ही गलत है क्योंकि प्लास्टिक कोई तत्व है नहीं। सुचालक बताना है सल्फर इतना इतना। तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का सुचालक होता है बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य में नहीं घुलती है? अम्लराज कह रहा है कि कौन सी धातु है जो अम्लराज में तो घुल जाएगा लेकिन अम्लराज के अलावा और किसी में नहीं घुलता है। बच्चों आप जानते हो कि अम्लराज क्या होता है? HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। ये 3 भाग होता है और ये 1 भाग होता है, यानी इसका अगर रेशियो पूछा जाए तो इसमें क्या होता है 3:1। अगर ऐसे लिखेंगे तो, और इसको उल्टा कर दे तो 1:3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये किसको घुला लेता है? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम को भी ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, घुला लेता है। याद रखिएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, बाकी किसी अम्ल में घुलता नहीं है क्योंकि ये निष्क्रिय होता है, कम क्रियाशील धातु है। तो कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? ऑप्शन आपके सामने है एल्युमिनिया, लोहा, कॉपर, कॉपर नहीं है जी, सोना और ये कॉपर। जवाब दीजिए बच्चों कि कौन सा धातु होगा। तो अभी इसमें देख लो सोना है तो वही आंसर हो जाएगा बच्चों सोना। ठीक है, अम्लराज के अलावा बाकी किसी में घुलेगा नहीं। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगाने से बचाया जा सकता है? कह रहा है कि लोहे का अगर कोई पैन हो यानी कि कड़ाही हो, कड़ाही जिसमें सब्जी बनता है, तो कह रहा है कि अगर उसको जंग से बचाना हो तो क्या करेंगे? जंग से लगने से बचाया जा सकता है, माने कैसे करके उसको जंग से बचाएंगे? तो ग्रीस या ग्रीस का लेपन करके, यानी कि उसका सतह पे ग्रीस लगा देंगे,
दूसरा है रंगाई करके यानी कि पेंट चढ़ा करके, तीसरा है जस्ता का परत चढ़ा करके, कि इनमें से सही लोहे की वस्तुओं को यानी कि कढ़ाई को जंग से बचाना है, कढ़ाई लोहे से बना है, तो इनमें सब विधि सही है बच्चों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका डी होगा बच्चों, इनमें से सभी होगा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खो करके यहां पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन खोकर अक्रिय गैस जैसा अस्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो दो इलेक्ट्रॉन को खोएगा और पहले जैसा जो होता है दो इलेक्ट्रॉन खो करके अक्रिय गैस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। बच्चों जानिएगा आप कि इनॉट गैस का मतलब क्या होता है। इनॉट गैस का मतलब होता है कि वैसा गैस जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि उसका बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हो। इलेक्ट्रॉन इनॉट गैस कैसे होता है, NS1 NS2 और NP126 होता है बच्चों। हो ऐसे देखिएगा कैसे होता है बच्चों, तो होता क्या है, इनॉट गैस कैसे क्या होता है, तो NS2 और NP126 नहीं 1 6 होता है। ठीक है, यानी बाहरी कक्षा भरा होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तो देख लो किस में आ रहा है, जिसमें आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो परमाणु संख्या 12, इसका इतना, तो देखो इसमें तो होगा ही नहीं इनॉट गैस, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, बाकी ये दोनों बचा, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 4 4 10 2 12 हो गया। अब देखो जी, दो निम्नलिखित में कौन से दो इलेक्ट्रॉन खो करके अस्थाई विन्यास प्राप्त करेगा, अस्थाई विन्यास प्राप्त करेगा, दो इलेक्ट्रॉन खो करके। चलिए ब्रोमीन के लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो तो होता ही नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया जी, 10 10 20 बहुत अच्छा। सल्फर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में 2 8 और ये 6, इसमें कितना होगा, तो 2, इसमें कितना होगा 8 और इसमें ये तीनों एक में ना आएगा, 3 तो इसका 3 अभी इनकम्प्लीट है और 4 में यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और इसमें चेक करें तो कितना होगा 2 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, तो बच्चों आप ऐसे ही देखना लो, मैग्नीशियम है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 2 इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो ये तो किसके तरह व्यवहार करने लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खो करके, तो ये व्यवहार करने लगेगा नियॉन की तरह, क्योंकि नियॉन के परमाणु संख्या कितना होता है 10, 12 है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये 10 हो जाएगा नियॉन की तरह। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का 20 होता है, 2 त्यागेगा तो ये भी हो जाएगा किसके तरह, आर्गन की तरह हो जाएगा। ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अक्रिय गैस की तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, तो बच्चों इसमें एक नहीं ऑप्शन है जी, इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें से 16 14 ये तो होगा नहीं, ये भी गलत है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो आंसर होगा ए और सी, ए और सी होगा, दोनों हो जाएगा जी। ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, ये तो हो गया था ना, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खो करके आर्गन के तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नाम दे दिया है आर्गन की तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त करना। ठीक है ना, उसमें भी नाम दे देता ना, जैसे कि क्वेश्चन था, और इसमें अगर एक आंसर लाना रहता ना, तो इलेक्ट्रॉन खो करके नियॉन के तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, यहाँ पर डाल देते, क्या डाल देते जी, नियॉन। नियॉन माने N 10, 2 इलेक्ट्रॉन खो करके
इनॉट नियॉन की तरह, इसको इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा जी। 71 नंबर का, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा? तो देखो 12 है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन खो देगा ना तो यही नियॉन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नियॉन क्या निष्क्रिय गैस है, तो इसमें सोचना ही नहीं, आंसर इसका ए हो जाएगा। लेकिन अगर निष्क्रिय गैस करते तो ए और सी दोनों आंसर सही हो जाता बच्चों, ठीक है ना, ये दोनों हो जाता सही, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या होगा, ये सही होगा, नियॉन अगर ऑप्शन में दे दे तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खो करके आर्गन की तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त करेगा? आर्गन देखिए बाबू, आर्गन का संकेत होता है Ar, आर्गन है ये। आप जानते हो कि आर्गन परमाणु संख्या 18 होता है और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होता है, NH2 NP6 होता है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे होता है जी। यानी बाहरी कक्षा भरा होता है, निष्क्रिय गैस है, और निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अस्थायी होता है। तो देखो कौन दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखो तो ये तो पहले धातु यौगिक दे दिया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बच्चा। अब दो आपके सामने, तो देखो कैल्शियम का होता है 20, जब ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो ये हो जाएगा आर्गन 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, आर्गन 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम होगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी। कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आर्गन की तरह इनॉट गैस प्राप्त कर लेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल को ब्रास कहा जाता है, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ये मिश्र धातु है, Ly है, मिश्र धातु Ly, ठीक है बच्चों, मिश्र धातु है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए तो आप लोग इस सेशन में जो है कितना क्वेश्चन देखे जी, तो ये लास्ट मिश्र धातु तक था, जो भी 72-73 क्वेश्चन है। तो आप लोग अपने आप को एक्सेस करते रहिए और देखते रहिए कि कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पूरे चैप्टर में यानी कि मेटल और नॉन मेटल में आपको 3 भाग पढ़ाया गया, कम से कम 72 या 73 क्वेश्चन पढ़ाया गया। तो जो भी क्वेश्चन है उसको देखिए और उम्मीद रखिए इससे ज्यादा और इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। इस क्लास में इतना ही, जय हिंद।